हाय गाइस, कैसे हैं आप। एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी हम पढ़ते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है पॉलिसीज को बनाना, पॉलिसीज एक्शन लेना, डिसीजन लेना। और डिसीजन किसके लिए लेना, पब्लिक के लिए लेना, पब्लिक को की वेलफेयर के लिए लेना, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए लेना। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लेना। ठीक है, तो इसके बाद जो सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग क्या है। इट मीन्स द प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटेशन करना ऑफ डिसीजंस। ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, एक स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। अब विल्सन विजन इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विल्सन का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइंटिफिकली उसको एडमिनिस्ट्रेशन करनी चाहिए, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड की, जो डेवलप्ड कंट्रीज की एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेटजीज हैं, टैक्टिक्स हैं, उनको उनको अपनी कंट्रीज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन हर एक स्ट्रैटेजी जो है वो हर कंट्री के लिए सक्सेसफुल नहीं हो सकती। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रैटेजी हर कंट्रीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसमें चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को भी डिस्कस कर सकते हैं। एवोल्यूशन, अब डिसिप्लिन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टेट थी उनकी, उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने मंत्री परिषद थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, उनको स्पाइस उन्होंने रखे थे जो जासूसी करते थे, जो इंफॉर्मेशन लाते थे जगह जगह से। ठीक है, और उसके बाद जब क्या हुआ, जब मुगल एम्परर आया का स्टार्ट हुआ, तो तब मुगल ने एडमिनिस्ट्रेशन किया, कंट्री को सेंट्रलाइज तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करने की कोशिश की, डिफरेंट टेक्निक अडॉप्ट की, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया, टैक्सेस अडॉप्ट की, कंट्री को प्रोविंसेस में डिवाइड किया। ठीक है, और सूबेदार जो होता था वो हेड होता था प्रोविंसेस का। ठीक है, तो इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आज की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसके उसके रूट्स तक अगर हम जाएं तो रूट्स उसके कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं। वो मौर्यन एम्पायर से स्टार्ट होते हैं। कौटिल्य की स्ट्रैटेजी से उसका लिंक्ड है, और कौटिल्य की स्ट्रैटेजी के साथ साथ मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, अभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो पोस्ट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसका रूट जो है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। और जो उसके बाद जब इंडिया कॉलोनाइज्ड हो गया, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आके एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को स्टार्ट किया, क्योंकि उनको ब्रिटिश के लोग रिक्रूट करने होते थे इंडिया को। इंडिया उनके लिए कॉलोनी थी, उसको एडमिनिस्टर करना था। तो कॉलोनी को एडमिनिस्टर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का स्टार्ट किया, ताकि वो ब्रिटिशर्स को रिक्रूट कर सके। बाद में इंडियंस को भी उसमें जगह मिली, इंडियंस को भी उसमें रिक्रूट किया गया। तो इस तरह से एवोल्यूशन हुआ। मौर्यन एम्पायर से, मौर्यन एम्पायर हो, मुगल एम्पायर हो, ब्रिटिश एम्पायर हो, तो उन्होंने जो इंडिया की आज की जो ब्यूरोक्रेसी है, वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिटेन के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो होता था लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को देखना होता था। अब जो है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है, अब वेलफेयर ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है। अब सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन को भी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, एक पिवोटल रोल प्ले करता है सिटीजन का पार्टिसिपेशन कंट्री को बेटर तरीके से डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, स्टेट को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, यूटी को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद आता है पब्लिक चॉइस अप्रोच। पब्लिक चॉइस अप्रोच में हम, पब्लिक चॉइस मींस पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक के लिए क्या बेटर है, पब्लिक को कैसे हम सेटिस्फाई कर सकें, उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री सेटअप करने की सोचती है। अब चैलेंजेस क्या है, लिबरलाइजेशन के, प्राइवेटाइजेशन के, ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस हैं। देखो, पहले स्टेट लेड इकोनॉमी थी इंडिया की,
तो क्योंकि स्टेट का उसमें ज़्यादा रोल था। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद स्टेट का रोल आया, स्टेट का रोल आया, तो उसके बाद जब स्टेट का रोल आया तो क्या हुआ कि कंट्री जो थे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस शुरू किए गए, प्लानिंग कमीशन स्टार्ट किया कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, कंट्री को एक सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होने की वजह से लॉस आने लगा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया, लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, लाइसेंस राज को कहीं ना कहीं समाप्त किया। तो उससे क्या हुआ, जब प्राइवेट सेक्टर के लोग, प्राइवेट एंटरप्राइजेस आना शुरू हुई, कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो अब जो गवर्नेंस है क्या, गवर्नेंस मींस एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। तो अब अभी गवर्नेंस की तरफ हम जा रहे हैं। डिजिटली इंडिया ई गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, देन स्मार्ट सिटीज मिशन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ई गवर्नेंस का। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, सिटीजन की पार्टिसिपेशन है, एक ग्रीवियांस रेड्रेसल मैकेनिज्म है, सिटीजन अपनी ग्रीवियांस और ग्रीवियांस को रख सकता है गवर्नमेंट के आगे, तो गवर्नमेंट को उस ग्रीवियांस को सॉल्व करना ही होता है। ओके, देन एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स। अब कैसे, फॉर एग्जांपल सबसे पहला आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। अब इसमें सबसे साइंटिफिक थ्योरी दी थी हेनरी एफ डब्ल्यू टेलर ने। एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया करना चाहिए, हमें स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, हम वर्क की मेजरमेंट करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि इनका इनका जो मॉडल था वो मैकेनिस्टिक मॉडल था। उसके बाद जब इसमें भी खामियां थी, फिर उसके बाद क्लासिकल थ्योरी आई। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी किसने दी, हेनरी फायोल थे क्लासिकल थ्योरी के मेन एडवोकेट। तो हेनरी फायोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए एडमिनिस्ट्रेशन के। उन्होंने कहा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्केलर चेन होनी चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, है ना, जूनियर को सीनियर ब्यूरोक्रेट को सीनियर ब्यूरोक्रेट को रिपोर्ट करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए, उनके एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स लिखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने हायरार्की ऊपर बल दिया, फॉर्मल रूल्स और रेगुलेशंस होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया, इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड के ऊपर फोकस किया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के ऊपर फोकस किया। मींस टीम के ऊपर एक हेड होना चाहिए, टीम को एक ही हेड से डायरेक्शन मिलनी चाहिए, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्लैरिटी रहेगी और वो बेटर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर ह्यूमन रिलेशन मॉडल आया, जिसमें हेल्टन मायो थे। इन्होंने हाथ ऑन एक्सपेरिमेंट स्टडी किया। इन्होंने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उससे हम प्रोडक्टिविटी एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय की सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। इंटरपर्सनल रिलेशन डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉयज के साथ रिलेशन कैसा है, उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। उसको ऊपर फोकस करेंगे तो जो डिपार्टमेंट है वो ग्रो करेगा, वो प्रोडक्टिविटी करेगा, वो एफिशिएंसी लेके आएगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया। वेबर ने कहा एक भाई हायरार्की होनी चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये वेबर ने कहा। उसके बाद फिर डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन आया। डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेन एडवोकेट थे मारी पार्कर। तो डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि जी इसमें हिरार्की होनी चाहिए, सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिलेशन मॉडल जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ, एल्टन मायो ने दिया था। एग्जीक्यूटिव के क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, ये सीआई बर्नार्ड ने दिए। ओके, ये सीआई बर्नार्ड ने दिए। ओके 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 ओके। तो सीआई बर्नार्ड ने क्या कहा कि एक भाई एक एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, टास्क को डिवीजन करनी चाहिए। ठीक है, तो एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये सीआई बर्नार्ड ने कहा। उसके बाद साइमंड्स डिसीजन मेकिंग थ्योरी आई, एक नया स्कूल ऑफ थॉट आया। साइमंड ने कहा कि ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है वो हम 100% इंफॉर्मेशन तो हो ही नहीं सकती कहीं भी, हमें रैशनलिस्टिक, इन्होंने कहा कि हमें जो है एक इन्होंने कहा कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, होती है, टाइम कॉन्स्टेंट्स होता है, तो इन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी का कंसेप्ट दिया। ठीक है, हमें लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें एक सफिशिएंट गुड जो डिसीजन है ना, वो आइडियल डिसीजन हम ले नहीं सकते
प्रैक्टिकल डिसीजन हम ले नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं मतलब लगता हो कि ये डिसीजन ठीक है, तो वो डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट आया। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट में के मेन जो एडवोकेट्स थे वो लाइकर्ट थे। इसमें कहा कि लीडरशिप के बारे में इन्होंने कहा कि एक होता है अथॉरिटेटिव होना। इन्होंने एक क्वाड्रेंट दिया, जिसमें एक क्वाड्रेंट में डाला अथॉरिटेटिव बिहेवियर को, एक में डाला बेनिवोलेंट अथॉरिटेटिविज्म, एक में डाला पार्टिसिपेशन को। ठीक है, और एक और है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा। वो चार पे इन्होंने कहा कि चार पे इन्होंने इनमें से चार इन्होंने वो जो क्वाड्रेंट में इन्होंने चार टाइप्स दिए। ठीक है, उसके बाद फिर मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स थ्योरी वाई की। इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयज की दो तरह के एम्प्लॉय होते हैं। एक एम्प्लॉय होते हैं वो चाहते हैं कि हमें कंट्रोल किया, हमें कंट्रोल किया जाए। वो चाहते हैं कि हमें डायरेक्शन दी जाए। ठीक है, लेजी होते हैं एम्प्लॉय। कुछ ऐसे होते हैं एक्टिव होते हैं, वो कहते हैं कि हम सेल्फ कंट्रोल, हमारे ऊपर हमें सेल्फ कंट्रोल वो रहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट वो पे बिलीव करते हैं। तो उनको ज्यादा उनको डायरेक्शन उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या एम्प्लॉय अगर थ्योरी एक्स में आते हैं तो उनके लिए उनको उनको हैंडल करने के लिए वैसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। और अगर थ्योरी वाई के एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए एक अलग टेक्निक है, अलग स्ट्रेटेजी है, अलग मैनेजमेंट है उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो अभी उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में आप देखते हैं टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग देखो, एक तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बाउंडेड रैशनैलिटी भी होती है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हम डिसीजन मेकिंग में बाउंडेड रैशनैलिटी है। तो बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब होता है कि हम डिसीजन जो है वो हम हमें ठीक है, तो हमें इंफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट की वजह से हमें डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन पे कहा उन्होंने, मोरल की बात की, मोटिवेशनल थ्योरीज की बात की। ठीक है, जिसमें कंटेंट थ्योरी है, प्रोसेस थ्योरी है, कंटेम्प्रेरी थ्योरीज है, लीडरशिप की थ्योरीज है, ट्रेडिशनल मॉडर्न थ्योरीज है। तो टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कैसी होती है, पहले तो भाई प्रॉब्लम क्या है उसको आइडेंटिफाई करो। अब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, अब अल्टरनेटिव्स अवेलेबल कौन कौन से हैं वो अल्टरनेटिव्स चूज करो। अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करने के बाद भाई अल्टरनेटिव्स बेस्ट अल्टरनेटिव है उसको चूज करो। चूज करने के बाद उसको अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका फीडबैक लो। ठीक है, तो ये है प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब कम्युनिकेशन क्या होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन अपने एडवांटेजेस होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अपने एडवांटेजेस होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन से क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी रहती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो पीयर के बीच में हो सकती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से सेल्फ कुछ एक लिमिट तक सेटिस्फाई करता है एम्प्लॉय को, क्योंकि उसको एक एक वो डिस्कस कर लेता है इनफॉर्मल वे में। प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो वो डिस्कस कर लेता है अपने पीर के साथ इनफॉर्मल वे में। ठीक है, तो फॉर्मल में इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स वो एक फॉर्मल वे में फ्लो करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है मोरल। मोरल जो है वो एक मोरल, हाई मोरल, लो मोरल। तो मोरल मीन्स कितना वो एक्शन लेने के लिए उसके अंदर वो कितना सेल्फ उसके अंदर वो कितनी उसका वो मोटिवेटेड है, या कितना उसके अंदर वो जोश भरा हुआ है। ठीक है, मोराल अगर हाई है तो जोश हाई होगा, अगर मोराल लो है तो जोश लो होगा। तो मोराल को हाई रखना है डिपार्टमेंट में, एम्प्लॉइज का मोराल हाई होना चाहिए। तो डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, रिवार्ड देना, रिवार्ड किसी को रिवार्ड से मोराल हाई होता है, किसी को रिकॉग्निशन से मोराल हाई होता है, किसी को सैलरी से मोराल हाई होता है, किसी का वर्क लाइफ बैलेंस किसी की प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं मोटिवेशनल थ्योरीज है। व्हाट मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है। इन्होंने कहा कि इन ह्यूमन जो है वो वन बाय वन अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। जैसे पहले वो फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद वो अगले सेट पे जाएगा, उसके बाद फिर वो सोशल नीड सेटिस्फाई करेगा, वो दोस्त बनाएगा, वो अपने कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन करेगा। सोशल के बाद फिर वो जाएगा सिक्योरिटी नीड्स के ऊपर। सिक्योरिटी नीड्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेगा, अपनी लाइफ को इंश्योर करने की सोचेगा, सिक्योर करने की सोचेगा। उसके बाद फिर सेल्फ एस्टीम नीड्स की तरफ जाएगा। उसके बाद लास्ट में जब उसका सब वो जो उसको चाहता था वो अटेन कर लिया उसने, उसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, घोड़ा गाड़ी है, तो लास्ट में उसको क्या करना होता है, सब वो वही करता है जो उसका दिल कहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स
वो जो उसकी इच्छा होती है, जो एक उसकी डिजायर होती है करने की, फिर वो करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, उसको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उसके बाद फिर अदर थ्योरीज भी हैं। हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी है, जिसमें मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, जिसमें दूसरा क्या बोलते हैं उसको, हाइजीनिक फैक्टर्स हैं। हाइजीनिक फैक्टर्स की वजह से डिससेटिस्फैक्शन होती है, मोटिवेशनल फैक्टर्स की वजह से नहीं, हाइजीनिक फैक्टर जो होता है ना वो डिससेटिस्फैक्शन को कम करता है। जो मोटिवेशन फैक्टर्स है, देखिए ब्यूटी ऑफ दिस थ्योरी, मोटिवेशनल फैक्टर्स जो है ना वो सेटिस्फेक्शन लेवल को रेज करता है, एक डिससेटिस्फेक्शन को कम करता है, और दूसरा जो है वो सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आता है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। अब लीडरशिप थ्योरीज हैं, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल थ्योरीज हैं। अब ट्रेडिशनल थ्योरीज कहती हैं कि हमें भाई जो लीडर जो है वो इनबॉर्न बॉर्न होते हैं, लीडर्स उनमें इनेट क्वालिटीज होती है, ठीक है, लीडर जो है वो इनबॉर्न होते हैं। ये ट्रेडिशनल थ्योरी है। उसके बाद एक उसके बाद सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, कि लीडर का पता तब चलता है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करता है, कैसे कंप्रोमाइज करता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीडरशिप स्टाइल तय किया जाता है। ओके। और मॉडर्न, उसके बाद एक और आती है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं जो कि जो कि जो कि कन्विंसिंग पावर हो जिनमें जिनमें ऑर्गेनाइजेशन को एक्शन से, अपने एक्शन से वो ट्रांसफॉर्म कर दे, हो एकदम से नया रूप दे दे उसको, ठीक है, अपने साथ लेके चलने वाले हो, जो उनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स। तो किसी कई ने कहा नहीं जी, इनके कहते हैं कि हम ट्रेनिंग से लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। एनवायरनमेंट है, अगर एनवायरनमेंट से हम लीडर्स डेवलप कर सकते हैं, कईयों ने कहा कि नहीं, ये तो बाय बर्थ ही लीडरशिप लीडर जो है वो होते हैं। लीडर को हम लीडर्स आर बॉर्न, लीडर्स आर नॉट मेड, ये सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये थी ट्रेडिशनल थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। अब उसके बाद बात करें अब ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन देखिए, अब सिस्टम होता है, जैसे हमारा इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिस्टम है। मतलब इनपुट है, सिस्टम के अंदर लोग हैं, उसके अंदर एक एक प्रोसेस होता है, इनपुट है, प्रोसेस है, और इंटरेक्शन होती है बाहर वालों लोगों के साथ, ठीक है। वो सिस्टम जो है वो बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, जैसे डिपार्टमेंट है, उसके अंदर लोग हैं, उसके अंदर एक टेक्नोलॉजीज है, एक प्रोसेस है, तो वो इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो इंटरेक्ट करता है। सिस्टम का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट एक ओपन सिस्टम है। ओके, ये किसने कहा, ये। और कंटिजेंसी थ्योरी कहती है कि एक 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 फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर सिचुएशन में सक्सेसफुल नहीं होती। एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर, एक फिक्स्ड फॉर्म, एक फिक्स्ड structure of organization is not suitable for all types of situations. ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तब जाके वो एनवायरनमेंट के साथ ताकि एडजस्टमेंट कर पाए वो, ठीक है। तो ये है सिस्टम थ्योरी और ये है कंटिजेंसी थ्योरी। कंटिजेंसी मीन सिचुएशन को देख के अपने आप को मोल्ड करना, ठीक है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, मिनिस्ट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के पूरे 100% कंट्रोल में होते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सेक्टर जो है वो उस पर फोकस किया, जैसे, ठीक है। तो क्योंकि नीड भी थी, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स थे उनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल, गवर्नमेंट ने ये माना कि कंट्रोल बहुत जरूरी है। जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, जैसे न्यूक्लियर सेक्टर हो गया, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया, तो गवर्नमेंट ने अपने ही कंट्रोल में ये रखा और गवर्नमेंट ने इसको एस्टेब्लिश किया, फिर इसका ग्रो किया और इसने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी किया, ठीक है। उसके बाद फिर कॉरपोरेशंस होती हैं। जैसे कॉरपोरेशंस की एग्जांपल मैं दे दूं, जैसे कॉरपोरेशंस वो होती हैं जैसे वो गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल LIC है, इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कॉर्पोरेशन की एग्जांपल है। अब डिपार्टमेंट्स क्या है, डिपार्टमेंट में एक स्पेसिफिक सेक्टर्स जो है वो डिपार्टमेंट को दिया जाता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसके अंडर में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स
होंगे, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अलग अलग सब सेक्टर्स दे दिए जाते हैं, और उसी सेक्टर्स में वो प्लानिंग करते हैं, वो एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, वो कंट्रोल का काम करते हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। उसके बाद आता है कंपनीज। क्या है कंपनीज? वो होती हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई जाती हैं। वुमन ओन कंपनीज भी होती हैं। अब तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कंपनीज में आ गया है, और अब प्राइवेट ओन कंपनीज भी हैं। ठीक है। तो उसके बाद बोर्ड्स होते हैं, कमीशन, जैसे रेलवे बोर्ड है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है 100%। कमीशंस कमीशंस हैं, तो कमीशंस वगैरह, सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फिनांस कमीशन है, टेम्परेरी बॉडीज हैं, हडॉक बॉडीज हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है एडवाइजरी का, इनका काम होता है रिकमेंडेशन का, इनका काम होता है रेगुलेटरी रेगुलेशन का। जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलेटरी अथॉरिटी को एग्जांपल दे दो कि आप रेगुलेटरी अथॉरिटी का। हाँ, ट्राई, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या करता है? ये हमारे टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीबी, क्या करता है? सीबी जो है वो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। आप देख रहे होंगे आज गूगल में सबसे ज्यादा ट्रेंड क्या कर रहा है? स्टॉक मार्केट गिर गया, स्टॉक मार्केट कैसे गिर गया, क्यों गिर गया, है ना? तो ये चीजें आप ट्रेंड कर रही हैं। तो जो सेबी का काम क्या है? सिक्योरिटीज सेबी का काम है स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करना। ओके। उसके बाद आती हैं अडॉक बॉडीज हैं, एडवाइजरी बॉडीज हैं। ठीक है। जैसे नीति आयोग है। नीति आयोग क्या है? बेसिकली नीति आयोग एक थिंक टैंक है। एक पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, वो उसमें रिजिडिटी थी, उसमें हिरार्की थी, उसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट कम थी। वो 5 साल के लिए कम प्लानिंग करते थे फ्यूचर के लिए। अब नीति आयोग क्या करता है? 3 ईयर का इनका एक्शन प्लान होता है। इनका 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 पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में ये एक्ट करते हैं, ये गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है। तो हडॉक बॉडीज कौन सी होगी? जैसे फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया। फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया बनाते हैं 5 साल के लिए। वो फिनांस कमीशन क्या करता है? एक रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाता है। जैसे वो रिकमेंडेशन होती है। बेसिकली रिकमेंडेशन किस किस ये देता है फिनांस में रिकमेंडेशन की टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ से टैक्स, सोर्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या रहेंगे, स्टेट्स को कितना टैक्स देना है, सेंटर अपने पास टैक्स कितना रख सकता है। जैसे फिनांस कमीशन, जो फिनांस कमीशन है, आई थिंक पीरियड, आई थिंक 15-19 का जो पीरियड है फाइनेंस कमीशन का, उसने कहा कि 41% जो टैक्स है वो स्टेट्स को देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक। अब जीएसटी क्या है? बेसिकली जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। ये एक फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है ये। ठीक है। तो इसने टैक्स कंप्लायंस को बढ़ाया है, इसने टैक्स कलेक्शन को भी इसने बढ़ाया है। तो ये एडवांटेजेस हैं जीएसटी के। ठीक है। तो उसके बाद आती है हेडक्वार्टर्स एंड फील्ड रिलेशनशिप की बात करें। हेडक्वार्टर्स हो गया जैसे एक हेड हेड ऑफिस जहाँ पे होगा। हेडक्वार्टर का काम क्या होगा? पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करना। ठीक है। पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करना। और फील्ड ऑफ रिलेशनशिप, हेडक्वार्टर का फील्ड के साथ रिलेशनशिप होगा। जो फील्ड ऑफिसर्स होंगे वो क्या करेंगे? हेडक्वार्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। वो पॉलिसी जो फॉर्मुलेशन है उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। फील्ड ऑफिसर्स क्या करेंगे? इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और हेडक्वार्टर क्या करेगा? फॉर्मुलेशन करेगा और मॉनिटरिंग भी करेगा। ठीक है। और फील्ड ऑफिसर्स, तो इनका आपस में बड़ा ही एक इंटरेक्टिव इनका रिलेशन होता है, हेडक्वार्टर का और फील्ड का। ठीक है। जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे सीबी की एग्जांपल दी मैंने, सेबी की एग्जांपल दी मैंने, आपको ट्राई की एग्जांपल दी, रेरा। ठीक है। रेरा क्या कर रहा है? रियल एस्टेट को रेगुलेट कर रहा है। यू गॉट माय पॉइंट। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बहुत किस्से आ रहे हैं। जैसे हम बात करें, जैसे गवर्नमेंट नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट कैरी आउट कर रही है, तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। टोल टैक्स जगह जगह पे लग रहे हैं, और ये टोल टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? ये प्राइवेट कंपनीज को ठेका दिया जाता है, वो कंट्रोल कर रही है टैक्सेस को। ठीक है। एक कुछ टाइम पीरियड तक। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एग्जांपल है। स्मार्ट सिटीज मिशन में पब्लिक सेक्टर का इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। इससे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट का बर्डन कम हो रहा है। ठीक है। एफिशिएंसी ज्यादा निकल के आ रही है। ठीक है। लोगों को प्राइवेट सेक्टर, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है। ठीक है। तो लेकिन पब्लिक प्राइवेट का एक अपना इशू है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की क्या उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनका अलग अलग मोटिव्स होता है, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब पब्लिक सेक्टर की बात करें, उनका मोटिव होता है वेलफेयर का, है ना। अब प्राइवेट सेक्टर है, उसका मोटिव होता है किसका? उसका होती है प्रॉफिट मोटिव। तो प्रॉफिट वर्सेस वेलफेयर से ये दोनों
चीजें को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो फुली प्राइवेट लेके चलना है या फुली गवर्नमेंट होना चाहिए, तो जहां पब्लिक प्राइवेट होना चाहिए, तो पब्लिक प्राइवेट का ही विन विन सिचुएशन है। वेलफेयर का भी इसमें हो जाता है और प्रॉफिट मोटिव भी इसमें हो जाता है फुलफिल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी ये होती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट, कोई भी है, तो अगर वो एक्शंस जो ले रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन जो कर रहा है, वो अपने एक्शंस के लिए आंसरेबल है किसको? टू द सीनियर ऑफिशियल, टू द सीनियर ब्यूरोक्रेट को। और कंट्रोल क्या है? डिफरेंट वेज है कंट्रोल करने के। ठीक है, अब कंट्रोल के लिए देखिए एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स लिखी जाती हैं, ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म है ना? और क्या है? और बात कीजिए ऐसे अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो क्या करता है? अकाउंट्स को ऑडिट करता है, वो भी एक मैकेनिज्म है कंट्रोल का। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को देखता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, वो भी क्या है? एक कंट्रोल मैकेनिज्म है ना? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये कंट्रोल मैकेनिज्म है ना? ओके, अब देखिए एक होता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, एक होता है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, एक होता है जुडिशियल कंट्रोल। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कैसे होगा? लेजिस्लेचर, कौन होते हैं लेजिस्लेचर? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल एक्सरसाइज करता है किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर। और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, हेड बाय पीएम, ऑनरेबल पीएम, वो आंसरेबल होते हैं किनको? वो होते हैं पार्लियामेंट को आंसरेबल होते हैं। तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं आपको? ओके, तो उसके बाद हम लेजिस्लेटिव कंट्रोल हो गया, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो गया। अब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कैसे होगा? ब्यूरोक्रेट, जूनियर ब्यूरोक्रेट को आंसरेबल होना है, सीनियर ब्यूरोक्रेट को, सीनियर ब्यूरोक्रेट को आंसरेबल होना है पॉलिटिकल हेड को, मिनिस्टर्स को। तो ये एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हो गया। तो इसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म बनाए हुए हैं, फीडबैक मैकेनिज्म है, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो ये सारे कंट्रोल मैकेनिज्म। अब जुडिशियल कंट्रोल कैसे होगा? जुडिशियल कंट्रोल होगा जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए। अब जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे होगा? जुडिशियल कोई भी लॉ बनता है, कोई भी, तो गवर्नमेंट जो जुडिशियल का काम क्या है? वो देखते हैं कि लॉ जो बना हुआ है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बना है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहा है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल को वायलेशन तो नहीं कर रहा है। अगर वायलेट कर रहा है तो वो नल एंड वॉइड कर देगा। तो जुडिशियल जो है वो नल एंड वॉइड कर देगा उस लॉ को। तो इसको हम बोलते हैं जुडिशियल कंट्रोल। यू गॉट माय पॉइंट? ओके, अब जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं, एम्प्लॉय की ग्रीवियंस को सॉल्व करते हैं, वो करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद आप आगे चलते हैं। ओके, सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव कंट्रोल की बात की मैंने, एग्जीक्यूटिव की बात की, जुडिशियल कंट्रोल की बात की, सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब सिटीजन देखो, सोशल ऑडिट सुना होगा, मनरेगा का नाम सुना होगा आपने। मनरेगा क्या है? एक है क्या ये? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो सोशल ऑडिट करवाना मनरेगा का, वो क्या है? वो सिटीजन की पार्टिसिपेशन को दर्शाता है। सिटीजन की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए किसमें? फीडबैक, वो एक रिलेशन है सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तभी तो ई गवर्नेंस की बात चल रही है, तभी तो डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, तभी तो स्मार्ट सिटी मिशन की बात चल रही है। सिटी एंड सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सिटीजन अगर एफिशिएंट है, अगर वो एक्टिव है, एक्टिव पॉलिटिकली भी है, सोशली भी है, ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन दे सकता है। डायरेक्शन तो मतलब क्या है कि वो कह सकते हैं डायरेक्शन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? कंट्रोल तो कर सकता है ना, फीडबैक तो दे सकता है ना, डर तो रहता है ना पब्लिक का, है कि नहीं? रोल ऑफ मीडिया। अब मीडिया का काम, अगर न्यूट्रल मीडिया है तो मीडिया का काम होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में बताना, ठीक है। बाकी ये सिटीजन्स ने डिसाइड करना है कि वो पॉलिसी उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प करता है मीडिया। मीडिया लूप होल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है।
ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप्स कौन से होते हैं? एनजीओस होते हैं, वेरियस पॉलिटिकल हेड्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वेरियस सिविल बॉडीज होती हैं। वो क्या करती हैं? नेगोशिएशन करती हैं, लॉबिंग करती हैं गवर्नमेंट के साथ। फिर गवर्नमेंट को उनको कंसल्ट करने के साथ उनको वो पॉलिसी को फॉर्मुलेशन की जाती है, पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। ठीक है। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एनजीओस होती हैं, सिविल सोसाइटीज होती हैं, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसमें एक टाइमलाइन दी होती है कि इतने टाइम में सर्विस को प्रोवाइड करना है। वैसे दिल्ली जल बोर्ड का जो सिटीजन चार्टर है, टाइमलाइन है किस किस टाइम पे डिलीवरी हुई पानी की। ओके। राइट टू इंफॉर्मेशन भी एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। सोशल ऑडिट भी एक कंट्रोल मैकेनिज्म है। ओके। ओके। So this was all about accountability and control and administrative laws. अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस की बात करें। अब इसमें देखते हैं डाइसी का व्यू क्या था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर। डाइसी ने कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है। और एक कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए, इस पे भी फोकस किया उन्होंने। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी होती है इसमें। इसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर्स है वो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को पावर दे देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं कि वो पॉलिसी की फॉर्मुलेशन कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कोविड 19 के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉर्मुलेशन भी की पॉलिसीज की और एग्जीक्यूशन भी की। ठीक है। चाहे वो कोविड मेडिसिन को लेके हो एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे लॉकडाउन के लेके हो मेडिसिन, चाहे ट्रायल को लेके हो मेडिसिन। ठीक है। चाहे जो ज़रूरी की चीज़ें उनको पहुंचाने की जो व्यवस्था थी उस पे उन्होंने क्या कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन की, कैसे उसकी एग्जीक्यूशन की, इसको बोलते हैं हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन लॉस ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, प्लानिंग है। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ऑफ द वेरियस एक्शंस। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, सेंट्रल टैक्स ट्रिब्यूनल है। वो जैसे का टैक्स के रिलेटेड किसी की कोई ग्रीवियंस है तो वो उसको रिजॉल्व करता है। ठीक है। किसी ने रिफंड का क्लेम करना हो किसी भी टाइप का, या किसी ने टैक्स कंप्लायंस को लेके किसी का कोई ग्रीवियंस हो तो उसको वो फाइल कर सकता है इनकम टैक्स ग्रीवियंस में। तो एक है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लॉय का कोई भी ग्रीवियंस है सर्विस को लेके, जॉब कंडीशंस को लेके, सैलरी को लेके, तो वो वहाँ पे अपील कर सकता है और उसकी अपील को के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। जो भी अंडर रूल जो प्रोसेस होगा उसको फॉलो किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस है इसमें। ठीक है। उसके बाद अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन लॉस, बेसिकली ये इसमें ये देखना होता है कि कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लॉस की थोड़ा सा मैं बताऊँ, इसके कुछ चैलेंजेस रहते हैं। आर्बिट्रेरीनेस, जैसे गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव की आर्बिट्रेरी पावरनेस, अब आर्बिट्रेरी एक्शन का इशू रह जाता है इसमें कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी ना कर दें, अपने ठीक है, अपनी अपनी हदों को पार ना कर दें। ठीक है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का चैलेंज है। रैटेरिज्म चैलेंज है एक। ठीक है। करप्शन एक चैलेंज है। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया एक चैलेंज है। तो ये चैलेंजेस है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस में, बट रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को
एक एक सिटीजन फ्रेंडली बनाने के लिए, गवर्नेंस बेटर तरीके से करने के लिए इसको टाइम टाइम पे इसमें रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। ठीक है। कल अब आता है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, देखिए मैं 4 कंट्रीज का आपको बताऊंगा, जो मेन यूएसए, चाइना, ब्रिटेन एंड इंडिया, इन 4 कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंपैरिजन करेंगे। चाइना में एक पार्टी है, वहां पे स्टेट का ज्यादा कंट्रोल है वहां पे। ठीक है। अब अमेरिका की बात कर लीजिए, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा है। ठीक है। वहां पे जो है ब्यूरोक्रेसी जो है वो हाईली पॉलिटिसाइज्ड है। जैसे ही वहां पे गवर्नमेंट चेंज होती है तो ब्यूरोक्रेसी भी वहां पे टोटली चेंज हो जाती है अमेरिका में। अब ब्रिटेन और इंडिया, क्योंकि ब्रिटेन ने इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की एक टाइम पे, तो ब्रिटेन का जो हायरार्किकल जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, वो इंडिया में अभी भी चलता है। अब जैसे इंडियन पुलिस एक्ट 1861 वो आज भी इंडिया में वैलिड है, हालांकि उसको उसमें काफी ज्यादा रिफॉर्म्स उसमें आ गए हैं, तो वो अभी भी चलता है। सीआरपीसी, इंडियन पिनल कोड, ये ये इंडियन क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक बेस है। ठीक है। अब वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। वहां पे इंडिया में एग्जीक्यूटिव सेपरेट है, जुडिशरी सेपरेट है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव सेपरेट है। ठीक है। ठीक है। ब्रिटेन में, इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, मींस डिसेंट्रलाइजेशन तो है ही है, स्टेट्स के पास भी पावर्स हैं, बट इंक्लिनेशन ऑफ पावर्स, जो पावरफुल क्या है, सेंटर ज्यादा पावरफुल है इंडिया में। ठीक है। और ब्रिटेन में भी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ओके। तो अब कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अब होता ही है कि पॉलिटिकल कंट्रीज है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स इन डिफरेंट कंट्रीज को मैंने डिस्कस किया आपके साथ। करंट स्टेटस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखो होता क्या है कि हर एक कंट्री का अपना एनवायरनमेंट होता है। कंट्री में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्टेट, कंट्री का सोशल स्टेट, जैसे इंडिया का में कास्ट सिस्टम का एक पॉलिटिक्स में एक अहम रोल रहता ही है। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज भी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है। तो ये चीजें हैं, इन चीजों को, ये कहीं ना कहीं चीजें हर्डल्स क्रिएट करती हैं। तो करंट स्टेटस क्या है? करंट स्टेटस में हम देखिए रिक्सियन मॉडल दिया है। रिक्सियन मॉडल का बात करेंगे हम। रिक्सियन मॉडल उसने क्या, अग्रेरिया इंडस्ट्रिया मॉडल दिया। अग्रेरिया मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन है। कौन सा? इंडस्ट्रियल मॉडल जो है। एग्रीरिया मॉडल है जो हिरार्किकल, रिजिडिटी है इसमें, रिजिडिटी हिरार्किकल ड्रिवन मॉडल है। प्रिज्मेटिक मॉडल, प्रिज्मेटिक मॉडल जैसे इंडिया की एक बेस्ट एग्जांपल है प्रिज्मेटिक मॉडल का। इंडिया क्या है? बेस्ट एग्जांपल है प्रिज्मेटिक मॉडल का। इंडिया एक ट्रांजिशन फेज में है। ठीक है। इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है, ना पूरी स्टेट इकोनॉमी है, ना पूरी प्राइवेट इकोनॉमी है। ठीक है। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत से हमें पता चलता है कि बेस्ट जो बेंचमार्क है वो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या क्या है। आज करंट सिनेरियो क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, टेक्नोलॉजीज के साथ लिंक्ड है। ठीक है। कंपनी जो है पब्लिसिटी करती है ट्विटर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। ठीक है। तो पॉलिसीज को वो उनका वो बखान करती है। ठीक है। तो ये सब चीजें आती हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद है डेवलपमेंट डायनेमिक्स। अब डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या बोलते हैं? एंटी डेवलपमेंट थीसिस। एंटी डेवलपमेंट थीसिस है कि डेवलपमेंट हो रही है, जैसे लिबरलाइजेशन आई, प्राइवेटाइजेशन आई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट्स हैं डेवलपमेंट के। तो आप देखिए एंटी डेवलपमेंट थीसिस पता क्या बोलते हैं? एंटी डेवलपमेंट थीसिस बोलती है डेवलपमेंट अगर होती है तो कई बार क्या होता है, रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ जाता है। रिच है वो और रिचर बन जाता है, पुअर जो है वो पुअर बन जाता है। ठीक है। और क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज भी लाती है डेवलपमेंट। एंटी डेवलपमेंट थीसिस का ये मानना है। ठीक है। अब ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। अब ब्यूरोक्रेसी तो डेवलपमेंट के लिए रोल तो प्ले कर ही रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। मैं बेस्ट मैं आपको एग्जांपल गवर्नमेंट रहेगा, वो गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट ही लॉन्च कर रही है। बड़े सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के हाथ में है। बड़े बड़े पीएसयूज है। ठीक है। गवर्नमेंट का स्टेक है उसमें। ठीक है। तो बट उसमें चैलेंजेस है, रेड टेपिज्म है, करप्शन है।
एफिशिएंसी कम है। अब जैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थे वो बड़े लॉस में चले गए थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, गवर्नमेंट ने बेच दिए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एयर इंडिया लॉस में चल रही थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने स्टेक्स बेच दिए, मतलब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया। ठीक है, तो क्योंकि अब उसको प्रॉफिट बनाना है, प्रॉफिट यूनिट बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि अपना स्टेक कम कर देना किसी भी यूनिट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में स्टेक को कम कर देना, शेयर्स अपने होल्डिंग अपनी कम कर देना, या शेयर्स को बेच देना। शेयर्स बेचेंगे तो होल्डिंग कम हो जाएगी। अब देखिए स्ट्रॉन्ग स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, बिकॉज मैंने बताया आपको, स्ट्रॉन्ग स्टेट अगर होएगी तो वेलफेयर पे ज्यादा फोकस रहेगा, अगर मार्केट डिबेट, अगर मार्केट ड्रिवन होगी तो भाई प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस रहेगा। लिबरलाइजेशन क्या हुआ, लिबरलाइजेशन से भाई इकोनॉमी ओपन हो गई, देखो लॉस मेकिंग यूनिट्स जो थे वो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स में आ गए। ठीक है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं करप्शन है, अभी भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, अभी जैसे सेवा है, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। अब माइक्रो क्रेडिट नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, वो रूरल एरियाज में वुमेन को क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट बन रही है वीमेन। ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, अब पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में मैं सिंपली बात करूंगा, इसमें ट्रेनिंग आती है, रिक्रूटमेंट आती है। रिक्रूटमेंट कैसे की जाए, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, या मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है, और या फिर ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में ट्रांसपेरेंसी आ गई है। ठीक है, सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, अब ट्रेनिंग कहाँ होती है, जैसे इंडियन सिविल सर्विस की ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में, जो इंडियन पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, आईपीएस अकेडमी है हैदराबाद में। ठीक है, इसी तरह से स्टेट सिविल सर्विस है, यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती हैं, वो एग्जाम करती है रिक्रूटमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्रूटमेंट करती है, उसके बाद उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है, करियर एडवांसमेंट्स की जाती है, मिड करियर एडवांसमेंट होती है। ठीक है, अब रिक्रूटमेंट में क्या है, डायरेक्ट एंट्री भी होती है, एंट्री बाय प्रमोशन भी होती है, लेटरल एंट्री भी होती है, जैसे आप देख रहे हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। अब जो प्राइवेट सेक्टर में जो डायरेक्टर लेवल पे होते हैं, बड़े बड़े जो मैनेजर्स होते हैं, चीफ जनरल मैनेजर्स, उनको लेटरल एंट्री मिलती है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सकते हैं, वो अपने नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी में, और उसको एक न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, एफिशिएंसी की तरफ लेके जा सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट की जाती है, 360 डिग्री फीडबैक लिया जाता है सभी से, पीयर, जूनियर एम्प्लॉय से, सीनियर एम्प्लॉय से, सबसे। ठीक है, पे एंड सर्विस कंडीशन डिफाइन की जाती है, जैसे 8th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन है, वो सैलरीज को फिक्स करता है, इंक्रीमेंट्स कब कब लगेंगी, प्रमोशंस कब कब होंगी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन कैसा है, तो इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय की अपनी एसोसिएशंस होती हैं, वो बार्गेनिंग करते हैं, लॉबिंग करते हैं। ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, वो ग्रीवियांस को रिजॉल्व करता है। कोड ऑफ कंडक्ट है, ब्यूरोक्रेट को न्यूट्रल रहना है, ब्यूरोक्रेट को एथिकली रहना है, कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या है, ट्रांसपेरेंट रहना है। ओके, तो ये चीजें आती हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब पब्लिक पॉलिसी, अब पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, पब्लिक पॉलिसी होती है कि पहले तो एजेंडा को सेट करो, एजेंडा सेट करो, पॉलिसी की फॉर्मुलेशन करो, फॉर्मुलेशन करने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन करो, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद फिर एग्जीक्यूशन करो। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुलाइजेशन होती है, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, मॉनिटरिंग होती है, वैल्यूएशन होती है, रिव्यू होता है। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं पब्लिक पॉलिसीज में। ओके, उसके बाद क्या है, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट को कैसे हम कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन मेथड स्टडी से हम ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली मेट्रो,
प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इनमें ये टेक्निक्स अप्लाई जाती है, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स की टेक्निक अप्लाई एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए। उसके बाद ई गवर्नेंस मीन्स टेक्नोलॉजी के साथ लिंक करके गवर्नेंस की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल ई गवर्नेंस है, जन धन आधार, जैम, ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है। डिजिटल इंडिया एक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री आभा आवास योजना ये एक टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड मिशन है। ई गवर्नेंस है। और वर्क स्टडी, वर्क मेजरमेंट, मैनेजमेंट ए टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक डाटाबेस है, जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम एंड क्रिमिनल डेटाबेस बनाया जाता है क्राइम को ट्रैक करने के लिए, क्रिमिनल को ट्रैक करने के लिए। पर्ट है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स में इसको अप्लाई किया जाता है प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई किया जाता है। क्रिटिकल पाथ मेथड है, इसमें जो सबसे लंबा जो पाथ होता है उसको दिखा जाता है, उसमें क्रिटिकल पाथ जिसको बोलते हैं। ये सारी टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन में सीपीएम का एप्लीकेशन किया जा रहा है, ठीक है। वेरियस मैनेजमेंट एड टूल्स है ना। तो उसके बाद ये मेरे को एक और बड़ी सारी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टेक्निक्स आई हैं, ठीक है। सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट किया है, ठीक है। सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद आता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। और फिनेंशियल मैनेजमेंट मॉनेटरी एंड पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसीज है। अब आरबीआई क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है। आरबीआई है ना रेगुलेटरी बॉडी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत आरबीआई को बनाया गया था। तो आरबीआई का काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। जैसे फिजिकल पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है। तो ये टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती हैं। इनका काम क्या है? मार्केट में मनी फ्लो को रेगुलेट करना, इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना, ठीक है। कैश फ्लो को रेगुलेट करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है, तो मनी फ्लो को कम कर दो। पब्लिक बोरोइंग से अब गवर्नमेंट इंटरनल बोरिंग भी करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, एक्सटर्नल बोरिंग करती है गवर्नमेंट, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा उठाती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। पब्लिक डेब्ट, बजट के टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं, बजटरी प्रोसेस क्या है? बजट क्या है? बेसिकली एक स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि रेवेन्यू का और एक्सपेंडिचर का। रेवेन्यू का कहाँ कहाँ से आएगा और एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करना है। फिजिकल डेफिसिट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है ना। ये कैसे? क्योंकि बजट को पास किया जाता है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट पे डिस्कशन होती है बजट की, तो ये एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। गवर्नमेंट जो है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो ऑडिट करता है और लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, कंसोलिडेटेड फंड्स होता है ऑफ इंडिया, ये हम डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। सो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के। अब एवोल्यूशन कैसे हुआ? कौटिल्य अर्थशास्त्र, वहां से इंडिया के रूट्स हैं। उनका जो मंत्री परिषद था, मंडल, जो काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद था, उनका
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, वो कैसे रेगुलेट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है। मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उन्होंने टैक्स सिस्टम लागू किया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लागू किया, रॉयटबारी सिस्टम लागू किया। ब्रिटिश रूल की लेगेसी है हमारे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये लेगेसी है ब्रिटिश रूल की इंडिया में। इंडियन पोस्टल सिस्टम, इंडियन रेलवेज, ये लेगेसी है ब्रिटिश रूल की, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। किस तरह से पहले लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करते थे, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने लगे, ठीक है। धीरे धीरे पहले सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, सेंटर से एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी, उसके बाद प्रोसेस को पावर स्टेट को दी गई। अब धीरे धीरे हम डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेट्स को और पावरें दे दी जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी इंप्लीमेंट करता है और जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उनको भी इंप्लीमेंट करता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन की एग्जांपल है। 73rd अमेंडमेंट की बात कर लें, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कर लें, 73rd अमेंडमेंट क्या कहता है? रूरल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या बोलता है? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन सिटीज like municipal corporations, municipal committees, municipal councils. Then constitutionalism, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरे वर्ल्ड का रिटन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कोडिफाइड लॉज है हमारे, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। सैलेंट फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, ये सारे सैलेंट फीचर्स हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, राज्यसभा है, लोकसभा है। स्टेट में भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, कहीं कहीं बाई कैमरल है, कहीं कहीं नहीं है, ठीक है। ये सोशलिस्टिक है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया। और ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी क्या है? सिटीजन पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ब्यूरोक्रेसी डेवलपमेंट कैसे कर रही है? ब्यूरोक्रेसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च कर रही है, चाहे वो जनधन मिशन हो, चाहे वो स्मार्ट सिटीज मिशन हो, चाहे वो ग्राम सड़क योजना हो, चाहे वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो, नेशनल हेल्थ मिशन हो। तो ये सारी वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। गवर्नमेंट तो ब्यूरोक्रेसी पहले लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करती थी, अब डेवलपमेंटल ओरिएंटेड ब्यूरोक्रेसी हो गई है कि नहीं होगी? उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर की फॉर्म्स क्या क्या है, ठीक है। एक हो गया डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, एक होती है कॉर्पोरेशंस लाइक एलआईसी ऑफ इंडिया, एक होती है रेगुलेटरी बॉडीज जिसको हम बोलते हैं सीबी हो गया, ठीक है, सेबी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कॉर्पोरेशन है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में। इंडियन रेलवेज, इंडियन का वो जो बोर्ड है, अब इंडियन रेलवेज क्या है? एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ये एक इसमें इसको हम डिस्कस कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी में, ब्यूरोक्रेसी एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। अब अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया है, करप्शन है, रेड टेपिज्म है, ये सारे ऑटोनॉमी। अकाउंटेबिलिटी की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, कंट्रोल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, कंट्रोल के में आ जाता है। अब लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ये सब चीजें जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, सेंटर में क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? रूल्स, लोकसभा है, राज्यसभा है, लॉज बनाती है,
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है। मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती है, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करती है और कंट्रोल मैकेनिज्म सेटअप करती है। ठीक है। प्रेसिडेंट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट कंट्री का। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं पार्लियामेंट के। ठीक है। जुडिशरी होती है, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट अपेक्स बॉडी है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। पीआईएल के थ्रू कोई भी सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को चेक कर सकता है, रिट पिटिशन फाइल कर सकता है कोई भी, मंडामस के थ्रू, सर्श्योरी के थ्रू, कोवारंटो के थ्रू, प्रोहिबिशन के थ्रू। ठीक है। हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स क्या करते हैं? लॉ एंड और जस्टिस डिलीवरी का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं हाई कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज को चेक करते हैं कि वेदर दे आर कंप्लाइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है, लाइजनिंग करता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस होता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, मिनिस्ट्रीज के साथ लाइजनिंग करते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है, इसमें ब्यूरोक्रेट होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट सब सेक्टर्स को के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस, वो फिनेंशियल बजट प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। होम मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लॉ एंड ऑर्डर को चेक इंश्योर करते हैं। बोर्ड्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं। फील्ड ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? जो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं स्कीम्स को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग पहले 5 ईयर प्लान बनते थे कंट्री को ग्रो करने के लिए, कंपनी की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन 2014 से नीति आयोग आ गया, प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया। नीति आयोग एक थिंक टैंक है जो पॉलिसी रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट को। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसमें पीएम होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट के सीएम होते हैं। पहले तो इनका काम था पॉलिसी प्लानिंग कमीशन करते थे, अब इनका काम है इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन करते हैं ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इंडिकेटिव प्लानिंग की तरफ फोकस किया जा रहा है। प्लानिंग कैसे? यूनियन प्लानिंग करते हैं, थिंक टैंक नीति आयोग प्लानिंग बनाता है, 3 ईयर एक्शन प्लान बनाता है। स्टेट जो है वो प्लान बनाते हैं, कीपिंग इन व्यू सेंटर्स प्लान। ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज प्लानिंग कैसे होती है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये क्या है? प्लानिंग ग्रास रूट लेवल तक लेके गया है। 3 टायर गवर्नमेंट्स है। ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं सिटीज में, म्युनिसिपल कमेटीज होती है टाउन्स में, म्युनिसिपल काउंसिल्स होती हैं स्मॉल सिटीज में। उसके बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत रूरल सेल्फ गवर्नमेंट है, 3 टायर सिस्टम है। फाइनेंस कमीशन ग्रांट प्रोवाइड करता है अर्बन लोकल बॉडीज को, म्यूनिसिपैलिटीज को, पंचायत को।
स्टेट गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती हैं ऑन द बेसिस ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय फाइनेंस कमीशन। इनका काम क्या है? इनका पंचायत है, पंचायत नगर पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज का। उसके बाद प्लानिंग की जाती है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, लेजिस्लेटिव है, फाइनेंशियल रिलेशन है, रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अब स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में हेड होते हैं सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, कहीं 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 नहीं होता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, एग्जीक्यूशन का काम, इंप्लीमेंटेशन का काम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। ब्यूरोक्रेट्स रिपोर्ट करते हैं मिनिस्टर्स को, वो फील्ड ऑफिसेस चलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करते हैं डिविजनल ऑफिस में। आगे फिर वो स्टेट सेक्रेटरी होते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं डिफरेंट विंग के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, लाइजनिंग करते हैं। फाइनेंस कमीशन है, देखो कुछ यूनियन लिस्ट होती है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे स्टेट यूनियन गवर्नमेंट लॉस बनाती हैं। स्टेट लिस्ट होती है जिसमें ऐसे लॉस, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेट लॉस बनाती हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें यूनियन स्टेट दोनों मिलकर लॉस बनाती हैं। इसमें भी स्टैंडर्ड जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, तभी तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, चीफ स्टेट सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टोरेट्स हैं, सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स डिवीजन होती है, वो अपने अपने सेक्टर्स में अपने टारगेट्स कैरी आउट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस, अब रोल कलेक्टर का चेंज हो गया, पहले लॉ एंड ऑर्डर था, अब डेवलपमेंट करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, चाहे वो फ्लड का हो, चाहे वो कोविड का हो, चाहे वो अर्थक्वेक के टाइम पे हो, तो क्राइसिस मैनेजमेंट भी ये करते हैं। डेवलपमेंट ओरिएंटेड सेंट्रल स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्टेट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। लाइजनिंग की जाती है, स्टेट के साथ भी लाइजनिंग करते हैं और सेंटर के साथ भी लाइजनिंग करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं पुलिस के साथ मिलकर। पंचायत के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। रूरल विलेज, रूरल इंडिया में इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्रीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट होती हैं, प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट करते हैं। देन सिविल सर्विसेज, रिक्रूटमेंट होती है, लेटरल एंट्री होती है, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, मिड टर्म कैरियर प्लानिंग अगर होता है, ट्रेनिंग दी जाती है, एकेडमीज हैं हैदराबाद में, मसूरी में, डिफरेंट गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्स उनको बताए जाते हैं इस बारे में। कोड ऑफ कंडक्ट न्यूट्रल होना है, एथिक ओबे करने हैं, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है। और इनकी एसोसिएशंस होती हैं जो लॉबिंग करती हैं, पॉलिटिकल राइट्स। एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होता है। सिविल सर्विस को न्यूट्रल रहना होता है, एक्टिविज्म और सिविल सर्विस न्यूट्रल। सिविल सर्विस न्यूट्रल मीन्स no one is near and dear in administration, and activism means taking proactive action in administering any policy. आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिजिकल पॉलिसीज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ
जो फाइनेंस होती है वो फिजिकल पॉलिसी लाती है, वो टैक्स लगाती है, कहाँ से टैक्स हमने कलेक्ट करना है, फाइनेंस बजट जो है वो पेश करते हैं पार्लियामेंट में, और बजट के ऊपर डिस्कशन होती है, फिर बजट को पास किया जाता है, और उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती हैं। उसके बाद फिर ओके इसमें जो आरबीआई होती है वो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है, ठीक है। अब जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है वो क्या करता है, अकाउंट्स को ऑडिट करता है, जैसे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। वो डिफरेंट जो है वो डिफरेंट बजट जो है कि पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। बजट एक जरूरी नहीं है कि एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट का काम भी करता है, क्योंकि बजट जो है वो गवर्नमेंट के एजेंडा को बताता है, गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट की मंशा क्या है वो उसको दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बड़े हुए टाइम टू टाइम। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कहा कि पुलिस में इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेट ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए। उसके बाद ये कहा गया कि सेंट्रल विजिलेंस संगठन कमेटी ने कहा था कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होना चाहिए, और उसके बाद ये बोला गया कि फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए। फिर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आई, उन्होंने ये कहा कि ई गवर्नेंस पर फोकस करना चाहिए, ई गवर्नेंस के ऊपर फोकस होना चाहिए, डिजिटल को इंडिया को डिजिटल इंडिया कैंपेन सेटअप लॉन्च करना चाहिए इंडिया को। डिफरेंट रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो कैसे किस तरह से हम उनको जैसे ये ई गॉव करके है एक, सिटीजन अपनी फीडबैक शेयर कर सकते हैं, है ना। फिर और एक और बड़े सारे जैसे आई गॉव करके है, उसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। तो ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट किस्सा है। तो ये हिस्सा है, तो रिफॉर्म्स से बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई हैं टाइम टू टाइम। तो डिफरेंट ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, चाहे पुलिस रिफॉर्म्स हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, तो किस तरह से देन उसका रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डिफरेंट पंचायती राज है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है, ये प्लानिंग करते हैं ये कौन कौन से ये टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, रोड टैक्सेस ये कलेक्ट कर सकते हैं, ये सैनिटेशन का काम कैरी आउट करते हैं, पब्लिक हेल्थ का काम कैरी आउट करते हैं, एजुकेशन का काम कैरी आउट करते हैं, और ये व्हीकल टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये रोड टैक्स कलेक्ट करते हैं, और डिफरेंट सोर्स ऑफ टैक्सेस इनके पास रहते हैं। तो इस तरह से ये जो ग्रास रूट लेवल पे ये डेवलपमेंट को कैरी आउट कर सकते हैं। अर्बन लोकल डेवलपमेंट, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लागू किया था। तो अब इसमें जो है ग्लोबल लोकल डिबेट है, इसमें न्यू लोकलिज्म है, डेवलपमेंट डायनामिक्स है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद रेफरेंस टू सिटी मैनेजमेंट। अब किस तरह से अर्बन पब्लिक हेल्थ के प्रोग्राम्स कैरी आउट कर सकते हैं, एजुकेशन कैरी आउट कर सकते हैं, और ये रोड प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग करते हैं, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन। तो डिफरेंट कैरी आउट वेलफेयर एक्टिविटीज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हैं। देन कम्स लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिए नेशनल पुलिस कमीशन, जिसमें सेंट्रल ये स्टेट पुलिस फोर्स होती है, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, इनको उनको वो किया जाता है, इनको जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे साम राइफल्स है, सीपीएफ जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है वो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करती है, सेंटर उनको डिप्लॉयमेंट करती है स्टेट्स के बीच में, कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे इनकी डिप्लॉयमेंट की जाती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर कैरी आउट करते हैं। अब जैसे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, अब इंसर्जेंसी का इशू हो, टेररिज्म का इशू हो, इसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो कि करप्शन लेवल है, सीबीआई है जो हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं उनको हाथ में लेती है, एंड पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक रिलेशन, कम्युनिटी पॉलिसिंग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं पुलिस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के साथ लिंक किया जा रहा है, ठीक है।
पुलिस को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है उनकी कम की जा रही है, ठीक है। Then law and order administration, then comes significant issues in Indian administration. So there are many various issues of administration. देन एथिकल वैल्यूज इनकलकेट की जाती हैं पब्लिक ऑफिशियल्स में। डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, देन स्मार्ट सिटीज मिशन, देन इसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, डिफरेंट स्कीम्स हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये डिफरेंट योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। तो ये सारी स्कीम्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पब्लिक वेलफेयर के लिए लॉन्च की जाती है टाइम टू टाइम, ओके। देन उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ह्यूमन राइट्स की जहाँ पे कहीं वायलेशन हो तो उसको वायलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए और कल्प्रिट को आइडेंटिफाई करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एथिकल वैल्यूज को इनकलकेट करना है। रेगुलेटरी कमीशन है वेरियस, तो रेगुलेटरी कमीशन जो है वो कंप्लायंस इंश्योर करने में हेल्प करती है। सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस मीन्स सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। रेड टेपिज्म को खत्म कर रहे हैं, करप्शन को रेडिकेशन की जरूरत है, पुलिस पब्लिक फ्रेंडली बनाने की इम्पोर्टेंस जरूरत है। रेगुलेटरी कमीशन, अब जैसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को। जैसे रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो हाउसिंग को रेगुलेट करता है। तो जितनी भी डिफरेंट जो इश्यूज हैं, चाहे वो रेगुलेटरी इश्यूज हो, चाहे वो एथिकल इश्यूज हो, तो उनमें रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पैरामिलिट्री एजेंसीज हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कोलैबोरेशन में काम कर रही है इन स्टेट पुलिस फोर्स। देन फेवरेटिज्म को खत्म करना है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, क्या होता है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहती है क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर बड़ा होता है, तो सर्विस डिलीवरी डिलेड है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी को इंश्योर करना है, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है, न्यूट्रलिटी को इंश्योर करना है, कमिटमेंट टू पब्लिक वेलफेयर। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी तभी हो पाएगी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को हम स्ट्रिक्टली एनफोर्स करेंगे, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर सिविल सर्वेंट्स, लोकपाल है, लोकायुक्तास एक्ट है 2013 टू एड्रेस करप्शन, एथिकल्स कमेटीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में।
तो जुडिशियल में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ताकि फास्ट से फास्ट केस जो है वो केस को डिस्पोज किया जाए थ्रू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। पुलिस की बेटर ट्रेनिंग की जाए, फोरेंसिक लैब्स बनाए जाएं, एआई बेस्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल यूएई एंड सिंगापुर इस एआई के थ्रू वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैरी आउट किया जाता है। फॉर एग्जांपल Delhi police have launched app for safety of women and allowing emergency SOS alert. पुलिस ब्रुटैलिटी को कैसे, जैसे जो स्टूडेंट डेथ्स होती हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, उसको रोकना है। अब हाई कोर्ट्स जो है वो क्या वो अपील्स को हैंडल करते हैं, और जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको ओवरसी करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स वो क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं, सिविल केसेस को डील करते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है जो फाइनेंशियल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, वो क्या करता है, क्राइम के डेटा को एनालाइज करता है। तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है। नेशनल जो पुलिस कमीशन थी, उन्होंने बात की थी कि पुलिस की ऑटोनॉमी होनी चाहिए फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इवन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स हैं कि पुलिस को अकाउंटेबल बनाना चाहिए, टेन्योर फिक्स होना चाहिए ऑफिसर्स का। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 क्या कहता है, कम्युनिटी पुलिसिंग पे फोकस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का फोकस होना चाहिए। अब पुलिस फोर्स ओरिजिनली क्यों डिजाइन की थी, टू सप्रेस एनी काइंड ऑफ डिसेंट ड्यूरिंग colonial रूल which still influences its structure today। जो पुलिस फोर्स पहले जो बनाई थी उसका काम था सप्रेस करना कॉलोनियल रूल के टाइम पे, बट उसका अभी भी इन्फ्लुएंस, उसके स्ट्रक्चर का अभी भी इन्फ्लुएंस है। अब दिल्ली पुलिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, वो क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को टैकल करती है। सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन जो है वो अर्बन अर्बन गवर्नेंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल करना है, अर्बन पॉवर्टी स्लम्स को रेगुलेट करना है, ट्रैफिक कंजेशन है, पोल्यूशन है, सॉलिड वेस्ट एंड सैनिटेशन इश्यूज है, उनको एड्रेस करना है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, काउंसिल्स है, नगर पंचायत है ना। तो रेवेन्यू के सोर्स कौन से हो सकते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के, वाटर एंड सैनिटेशन चार्जेस हो सकते हैं, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स मेन रेवेन्यू सोर्स। अब ग्रांट्स का है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की ग्रांट्स, फिनांस कमीशन की ग्रांट्स होती हैं, स्मार्ट सिटी मिशन फंडिंग होती है, वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है फॉर मेट्रो प्रोजेक्ट्स। ओके गाइस, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।